बेटा? हाँ सर। तो इस चैप्टर में क्या क्या है, रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। तो ध्यान बाद में दीजिएगा। आप अच्छे से पढ़ाएंगे ना हाँ, सर? बाद में अच्छे से पढ़ाएंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे। आज भी बेटा अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, आज भी इतने कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो कि आपको मतलब कि आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे चैप्टर के, ठीक है। बट फिर भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। थोड़ा फास्ट रहेगा, स्लो नहीं होगा, डाउट्स के लिए ज़्यादा रुकूंगा नहीं, ओके। अगर किसी को ज़्यादा डाउट आएंगे बोलूँगा बेटा आगे रेगुलर पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है बेटा। अभी बस जो बड़ा जितना समझ में आ रहा है समझ लो। तो इसमें सबसे पहले आता है लॉज। देखो वैसे लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, वो सब मैं नहीं कर पढ़ा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ओके। लाइट कितनी स्पीड से चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, वेव है, क्या है, फलाना ढिमकाना, वो सब आप बुक से पढ़ सकते हो, वो मैं आज नहीं बता रहा। लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में ट्रेवल कर वापस लौट गई, मतलब रिफ्लेक्शन के लॉज दिखेंगे, मतलब रिटर्न हो जाएगा। हाँ। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, एक शाइनी सरफेस पे आके जब लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से वापस लौट जाती है, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस लौट गई, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जो लाइट जो आ रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस गई उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इस जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उसे नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, इसलिए इसको फटाफट स्किप कर रहा हूँ। तो लॉज में पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ठीक है। और दूसरा लॉ कहता है कि वैसे लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। का मतलब क्या है, ऐसे कहना चाहिए इसके कि रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। देखो भैया क्वेश्चन क्या था, लाइट इधर से आ रही है, पॉइंट पे इंसिडेंट करी, हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल बना दिया, हमें बताना, बताओ लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है। इसी के लिए तो है ये लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पर्पस क्या है, ये बताना कि अगर इंसिडेंट रे हमें मालूम है, नॉर्मल हमें मालूम है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। तो हमने बोला भैया सबसे पहले तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। दूसरा, लाइट किधर जाएगी, तो उसी प्लेन में जाएगी जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाई करते हैं। हाँ सर। रिफ्रैक्शन के लॉज देख लेते हैं, क्योंकि मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ इसलिए दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ, कोई कंफ्यूज मत, उसमें कोई बातें मत करना। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, पहले तो रिफ्रैक्शन होता क्या है सर, जब लाइट एक मीडियम से आए दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे, मतलब मान लो इधर एयर इधर ग्लास है, लाइट एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, ग्लास में भी ट्रैवल कर सकती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपना रास्ता थोड़ा सा बेंड कर लेती, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। ये हमारा कहता है, इस फिनोमेना को कहते हैं एंगल ऑफ, सॉरी, इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए इसको भी आर से रिप्रेजेंट किया, इसको भी आर से रिप्रेजेंट किया। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। यहां पर ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। इसके लॉज में पहला लॉ क्या है, वही पहला लॉ जो इसका जो सेकंड लॉ इसका पहला लॉ है, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। समझ में आई बात। और दूसरे लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है थोड़ी देर में आपको बताता हूं, ठीक है बेटा, ओके। सही रिफ्रैक्शन कैसे टाइप का रिफ्रैक्शन, सही रिफ्रैक्शन कैसे सर हुआ, एक बार बोलेंगे? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, मान लीजिए एयर से आ रही है, इधर ग्लास है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है वो नहीं पढ़ना अभी, ठीक है सर। लाइट बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, लाइट बेंड होने का मतलब लाइट का पाथ बेंड हो जाता है, ठीक है। फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्यों बेंड हुई ये अपने आप में बड़ी कहानी है, ये क्लास 12 से पढ़ेंगे। आगे बढ़े।
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जो सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ पढ़नी होगी जिसका नाम होता है क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव index. इंडेक्स। इसको हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या है? म्यू है, पढ़ जानते हो ना इसको, म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू। ठीक है, तो म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली किसी भी मीडियम में, ये मान लीजिए कोई मीडियम है और इधर मान लेते हैं वैक्यूम है, लाइट सबसे तेज किस में चलती है? तो वैक्यूम में चलती है। Vacuum, yes, sir. लाइट सबसे तेज किस में चलती है? तो वैक्यूम में चलती है। हालांकि उसके भी एक्सेप्शन, उसका भी तरीका है कुछ और, चलिए छोड़ो। लाइट सबसे तेज किस में चलती है? वैक्यूम में चलती है। वैक्यूम इधर है, मीडियम इधर है ना। लाइट देखिए अगर वैक्यूम में जाएगी तो वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है सी की वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में अर्थ के, Yes, sir. एक सेकंड में अर्थ के 7.5 चक्कर। ठीक है, इतनी तेज चलती है लाइट। और मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी जो चेंज अलग हो जाती है, किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी थोड़ी सी अलग होती है, वो सी से कम होती है। समझ में आई बात? लेकिन ग्लास में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, किसी और प्लास्टिक में, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में अलग होगी। हर एक मीडियम में अलग अलग लाइट की वेलोसिटी होती है। इनफैक्ट अलग अलग तरीके के ग्लास में तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना। तो अलग अलग टाइप के ग्लास में भी लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत हर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। सबसे कम वेलोसिटी किस में होती है? डायमंड में होती है, नेचुरली फाउंड सब्सटेंसेज में। ऐसे हमने और भी तरीके की चीज़ें बना रखी हैं जो उसमें लाइट की वेलोसिटी और कम हो जाती है, बट हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सबसे कम किस में होता है? डायमंड में होता है, अमंग द नेचुरली फाउंड सब्सटेंस। तो लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में सी है, मीडियम में वी है। ओके बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। ओके, समझ में आई बात? सर सी किसको डोनेट करता है सर? सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हाँ, और वी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सर। मीडियम। ठीक है, वहीं मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं ऐसा सिस्टम है कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है। मान लेते हैं मीडियम 1 ग्लास है, मीडियम 2 वाटर है, या मीडियम 1 वाटर है, मीडियम 2 ग्लास है। अच्छा, ये जो म्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि सी हमेशा बड़ा होता है वी से। तो ये इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, और लाइट लेट से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हम बात यहाँ क्या बोलने वाले हैं? हम बोलने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो म्यू से रिप्रेजेंट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके बेटा, नहीं, वन यहाँ लिखाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ में आया? यस सर। ये कितना होगा? तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विल बी डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दैट इज इक्वल टू P1 बाय V2। क्योंकि आप म्यू2 कितना है यहाँ पे? C बाय V2, और म्यू1 कितना है? बाय V1। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सर उसमें C2 कैसे हुआ? अच्छा सॉरी, V2 लिखना था, मैं C2 लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़े।
Yes, sir. तो आ जाते हैं फिर से स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ ने छोड़ दिया था ना बस नाम लिख के। हाँ सर। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि देखो, साइन लेट्स ए बाय साइन। लेट्स से इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, लाइट विंडो के इधर आ गई, यहाँ नॉर्मल इधर भी आ गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, समझ में आई बात? हाँ सर। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। अब म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, म्यू 2 1 को हम लोग सिंपली म्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। का मतलब सिर्फ म्यू लिखा, उसका मतलब यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, लेकिन आई अवॉइड इट। और मेरे को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर इस तरीके से फॉर्मूला याद करूं, मेरे को और इनफैक्ट ऐसे भी नहीं लिखा था। लिखा क्या गया था बताता हूं। लिखा ये गया था कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू कौन सा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे लिखा था। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। मैं इसको कैसे लिखना पसंद करता हूं? दिस इंप्लाइज μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। देखो आगे से एक चीज बता देता हूं। अक्सर जब फ्रैक्शन याद करना हो ना, ए बाई बी याद करना हो ना किसी चीज के कोई फॉर्मूले में, तो ऐसे याद करने में कंफ्यूजन पता है क्या होता है? मान लो ए और बी एक ही जैसी चीज़ है, जैसे यहाँ पे μ2 और μ1 एक ही जैसी चीज़ है ना, म्यू ही है ना। तो कंफ्यूजन ये होता है कि आप अभी तो याद कर लेते हो, एग्जाम में पहुँचते पहुँचते तक भूल जाते हो यार μ2 बाई μ1 था या μ1 बाई μ2 था, है ना? हाँ सर। है ना? ऐसा कि नहीं होता? होने के चांसेस है मेरे ना? साथ नहीं होता है उतना, तो मुझे याद है। बहुत बढ़िया बात है। याद रहते तो ऐसे याद कर सकते हो। मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था, आज भी होता है। इसलिए मैंने इसके लिए उदाहरण बताया कि भैया मैं कभी फ्रैक्शन याद करूंगा ही नहीं, मैं उसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन याद रख लूंगा। अब देखो क्या दिख रहा है, सारा का सारा इंसिडेंट साइड वाला एक तरफ μ1 साइन आई, और सारा का सारा रिफ्रैक्टेड साइड वाला एक तरफ μ2 साइन आर। इसलिए मैं ऐसे याद रखता हूँ, मेरे को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। मेरा कभी एग्जाम में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फटफट μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा? हाँ सर। मैं फॉर्मूले हमेशा सिमेट्रिक याद करने की कोशिश करता हूँ। सिमेट्रिक फॉर्मूले मेरे को आसान लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है बेटा, तो स्नेल्स लॉ हो गया, तो 2 लॉज हो गए। देखो मतलब जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तब तक आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, यही कारण है कि क्लास 10th तक आपको रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ाते ज़्यादा। ठीक है, क्लास 9 तक, 10th में ही पढ़ाते पहली बार, वो भी सेकेंड हाफ में होता है जब आप ट्रिग्नोमेट्री की और अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो तो मैथ्स में, तब उसके बाद होता है ना। तो ये हो गया, क्लियर है? उसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। कोई मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर जो लाइट रिफ्लेक्ट करे। बिल्कुल नहीं। सर जिससे इंसिडेंट रह जाए। इंसिडेंट रे सर मिरर पे हिट करे या फिर लेंस पे। हाँ, ऐसा नहीं कहते, कहने क्या चाहिए? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। समझ में आई बात? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इमेज क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ, सही है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है और रिफ्रैक्टेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप इमेज में में। एक एग्जांपल दिया है इधर, द पिक्चर ऑफ आवर sir, the picture of our face in the mirror is known as the image of our face. In this case, our face is the object. हाँ, समझाता हूँ।
देखो भाई, ये लेट्स से हमारे पास एक मिरर है, मिरर के सामने आपने पेस्ट रख दिया, मैं पेस्ट बना तो नहीं सकता, मैंने एक बस एक शॉर्ट से बोला ये पेस्ट है, ठीक है। क्या होगा, लाइट यहां से मिरर पे इंसिडेंट होगी, समझ में आई बात। तो इंसिडेंट रेस किसके अकॉर्डिंग है, मिरर के अकॉर्डिंग, समझ में आई बात है ना, आया ना। Yes, sir. और इन इंसिडेंट रेस का जो इंटरसेक्शन है, ये पेस्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लाइट पेस्ट से निकले वो जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पेस्ट से लाइट निकलती नहीं है, बल्ब से लाइट निकली है जिसको पेस्ट ने भी रिफ्लेक्ट किया है, आया ना। हेलो, हाँ सर। ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, अल्टीमेटली ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है ना। हाँ सर। बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब किस चीज से, हम बात कर रहे हैं मिरर के बारे में। तो ऑब्जेक्ट कौन डिफाइन करेगा, मिरर डिफाइन करेगा। इमेज कौन डिफाइन करेगा, मिरर डिफाइन करेगा। समझ में आई बात। हाँ सर। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कौन देगा, मिरर देगा, ऑब्जेक्ट नहीं देगा। ओके, मिरर बोलेगा भैया जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है मेरे ऊपर, मिरर के ऊपर, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और लाइट, इस लाइट को जब मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर जाके मीट कर जाएं, So image हो जाए। वो क्या बन जाएगा, इमेज। ये इमेज किसने बताया, ये भी मिरर ने बताया। समझ में आई बात, आया ना। समझो बात को, इंटरसेक्शन का क्या यूजेस है एक बार बोलेंगे? समझो बात को। अगर मैं यहां देखकर, यहां पे खड़ा होकर इसको देख रहा हूं, मान लेते हैं, तो ये रेज मेरी आईज के लिए इंसिडेंट रेज है, राइट, है ना। यस सर। ये रेज मेरी आईज के लिए इंसिडेंट रेज है ना। हाँ सर। यस सर। सो इसलिए आईज के लिए ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के हाँ लिए ये इमेज है। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। यस सर। सर ये वर्ड इंटरसेक्शन का क्या यूज है इधर तो बोलेंगे? बेटा ये डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन का यूज ये है बेटा, कि मान लेते मैं यहां खड़े होकर देख रहा हूं, तो मेरे को क्या लिखेगा, ये लाइट रेज यहां से आ रही होंगी, है ना। सर हमारे आई वहीं पर ट्रेस करते हैं। यही एक तरीके से ऐसा होता नहीं, बट आपको मैं बहुत ही रफली बता देता हूँ कि भैया इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कि आपकी आइज़ को एक रे आते हुए ऐसे मिली, एक रे आते हुए ऐसे मिली, आपकी आइज़ ने अंदाज़ा लगाया, इसका मतलब ये रेज जो हैं यहाँ से आ रही होंगी, मतलब यहाँ पर कुछ रखा होगा, ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात, आइज़ के लिए ये ऑब्जेक्ट है, आया ना। भैया जब लाइट आइज तक पहुंच गई, उसको थोड़ा ना पता कहां से आ रही है लाइट को, आइज को सिर्फ इतना पता लाइट पहुंची, राइट। यस सर। उसको बैक ट्रैक करके जहां इंटरसेक्ट किया बोला वही ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। समझ में आई बात। हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो इसलिए यही है आपके इंटरसेक्शन पॉइंट का इंपॉर्टेंस। बट दैट इज मतलब मोशन के जैसा ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, ऑब्जर्वर कहाँ बेटा, मैं तो इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वर तो है ही नहीं। हाँ सर वही। ऑब्जर्वर तो यहाँ आया ही नहीं, मोशन में तो एकदम अलग चीज, ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्वर है, यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मिरर की जगह लेंस हो सकता है, लेंस भी डिफाइन करेगा। सर हम लोग किसको हमारा सिस्टम दे रहे हैं उस पर डिफाइन कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, बात समझो, आगे चल के ना हम इन चीज़ों के ऑब्जेक्ट इमेज की लोकेशन के बीच में ना फॉर्मूले देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। हाँ सर। ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन के बीच में हम लोग फॉर्मूले देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूले। फॉर्मूले में हम लोग ऑब्जेक्ट के, किसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे किसको इमेज बोलेंगे, वो तो उस इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा ना। फॉर्मूला किसका होगा, मिरर का होगा। फॉर्मूला किसका होगा, लेंस का होगा। ओके, हाँ सर। फॉर्मूला मिरर का होगा कि भैया मिरर के ऑब्जेक्ट अगर इतना दूर पे है तो इमेज इतनी दूर बनेगी। समझ में आई बात। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। हाँ सर। तो हम उसमें ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, इमेज किसको बोलेंगे, समझ में आना चाहिए ना भाई। उस मिरर के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा ना, क्योंकि मिरर का फॉर्मूला है।
बेटा ये चैप्टर बहुत डिटेल में होगा, कम से कम नहीं तो 6 से 7 क्लास लगेगी इस चैप्टर में, ठीक है। आप लोग इतना चिंता ना करें कि सर विल दिस चैप्टर बी रिपीटेड अगेन प्रॉपर्ली, अभी भी प्रॉपर्ली हो रहा है वैसे तो, लेकिन वापस से होगा, डोंट वरी, ठीक है। और लेकिन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना उसको मैं जितना डिटेल्स अभी बता रहा हूँ उसको उतनी डिटेल्स बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसलिए सुनो, अभी समझ में आ जाएगा, ये नहीं अगर आपको आलस दिखाना है सर अभी क्यों पढ़े बाद में तो हो गई, तो अलग कहानी है। बट अभी जो चीज़ें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो इससे इतनी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, ओके। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है बेटा। और इमेज क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इसको तो मिटा देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई लेंस है, लेंस में क्या होगा बेटा, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखता हूँ तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ से लाइट जाके इंसिडेंट होने वाली लेंस पे, लाइट यहाँ से 2 बार रिफ्रैक्ट होके जो भी होके मान लेते हैं अल्टीमेटली यहाँ चली जाती है, मुझे नहीं पता कैसे गई, अभी उस चक्कर में नहीं पढ़ना मेरे को, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आया इसको क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे, समझ में आई बात? बिकॉज ये आपकी रिफ्रैक्टेड रेज है, ये आपकी इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन क्या कहलाया? ऑब्जेक्ट, और रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन क्या कहलाया? इमेज। ओके बेटा, ओके। Okay, sir. So now another important topic, real and virtual image. देखो भाई, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और उसका समझना थोड़ा सा जरूरी है। डेफिनेशन क्या है? आप, मैं एक ही डेफिनेशन में दोनों की लिखा दे रहा हूँ, रियल की भी वर्चुअल की भी, आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। क्या है? इफ द इमेज फॉर्म्ड कैन बी obtained on a screen, the image is real, else virtual। समझ में आई बात? जो भी इमेज बन रही है अगर आप उसको एक स्क्रीन पे उतार सकते हो, जैसे आपने मूवी हॉल में देखा होगा ना, थिएटर्स में प्रोजेक्टर से इमेज बनती है कि नहीं बनती स्क्रीन पे? बोलो। यस सर। यस सर, बनता है। उस इमेज को क्या बोलेंगे? रियल इमेज कहेंगे। और अगर वो इमेज स्क्रीन पे नहीं आ सकती तो हम क्या बोलेंगे? उसे वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। मतलब सर थोड़ा आधा टेढ़ा भी है तो वर्चुअल होगा? नहीं, वो आ ही नहीं सकता, धुंधला नहीं, वो आएगा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। कैसे होता है ऐसा? ये डेफिनेशन में उतना क्लियर नहीं होता। असली डेफिनेशन, सच बताओ टेक्निकल डेफिनेशन अगली ये वाली लाइन होनी चाहिए। क्या है ये? इफ रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है, रिफ्रैक्टेड भी हो सकता है ना, आर कन्वर्जिंग, अगर रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है देन इमेज इज रियल, एंड इफ रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग द इमेज इज वर्चुअल। आपको एक बात बता दूं, आपके स्कूल में आएगा आप ये डेफिनेशन लिखोगे, पर ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। समझ में आई बात? इसका एक्सेप्शन मिल जाएगा आगे चल के आपको, इसका एक्सेप्शन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? सर मतलब वर्चुअल स्क्रीन में हो सकता है कभी? नहीं, लेकिन रियल ऐसा हो सकता है कि रियल इमेज भी स्क्रीन पे ना आ पाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। ठीक है। देखो
सर कन्वर्जिंग का मतलब ये लाइट ब्रेक डाउन बता रहे ना भाई, बात समझो। मान लीजिए लाइट ऐसे आई और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चलेगी, तो ये रेस पास पास में आ रही ना, तो क्या बोलते कन्वर्ज हैं? हो गया बोलते हैं कन्वर्ज हो गया, राइट। तो ऊपर आ गई, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जो भी है। ये लाइट यहाँ जाके कन्वर्ज हुई ना, हुई कि नहीं हुई? यस सर, इसलिए क्या बन गया? रियल। रियल इमेज। समझ में आई बात? लेकिन कोई वो मेरे को बोल सकता है सर मैंने लाइट को थोड़ी देर बाद और देखा तो लाइट यहाँ से ऐसे निकल गई, यहाँ से ऐसे निकल गई, सर ये तो डाइवर्ज हो गई। अब क्या करें? सर जहाँ पर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे ना? नहीं हाँ सर, नहीं Yes, sir. नहीं, कंसीडर करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, लेंस को। लेंस से कैसे निकली? कन्वर्जिंग निकली ना, आगे जाके क्या हुआ मतलब नहीं है, लेंस से कन्वर्जिंग निकली ना, तो इमेज कैसी होगी? रियल। खत्म। रियल समझ में आ गई बात? ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज है ना, वो आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड, इंस्ट्रूमेंट पे को बेस करके डिसाइडेड है। ओके, मतलब सर कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कनकेव कन्वेक्स मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो आपकी डेफिनेशन है ना रियल और वर्चुअल इमेज की और या ऑब्जेक्ट की, ये डेफिनेशन आपके इंस्ट्रूमेंट पर है। ओके, इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली इमेज डिफाइंड होता है, इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली आपका रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज डिफाइंड होता है। ठीक है बेटा? ओके सर। यहां जाके क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, और इसीलिए एक चीज कंप्लीटली पॉसिबल है। मतलब आप क्या करोगे, क्योंकि लाइट यहाँ एक्चुअल में पहुंच रही है, अगर आप यहाँ स्क्रीन रखोगे तो आपको उस स्क्रीन पे इमेज दिखेगी। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये लेंस है, लाइट इधर से आती है, ऐसे गई, यहां कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, कन्वर्ज करने वाली थी, है ना? और हमने क्या किया, बीच में मिरर डाल दिया। समझ में आई बात? लाइट इसके आगे तो पहुंच नहीं पाई, पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं सर। ये जो पॉइंट P है ना, ये लेंस L है, ये मिरर M है। ये पॉइंट P के बारे में बताया तो P क्या है? P इज इक्वल टू P इज स्टिल रियल इमेज फॉर लेंस। ओके, समझ में आई बात? हाँ सर। यहां पे आप स्क्रीन रखोगे तो कुछ नजर आएगा क्या स्क्रीन पे? सर यही एक्सेप्शन है। हाँ, यहां स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे कुछ नजर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां लाइट पहुंची नहीं है, बट फिर भी वो रियल इमेज है। समझ में आई बात? और यही P आपके मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? तो बेटा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये मैं नहीं पढ़ा रहा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, पर ये आपके M के लिए ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये लाइट जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट P है, वो लाइट M के लिए इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है। समझ में आई बात? हाँ सर। वही पॉइंट P L के लिए इमेज है, M के लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा? और सर रियल और वर्चुअल। वो तो अलग बात है। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, तो मैं क्या बताऊं इसमें, है ना? एक चीज और समझो, तो वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? बहुत सारे तरीके, मैं उसमें से एक तरीका बता रहा हूँ। लेट से इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, यहाँ आने के बाद लाइट ऐसे चली गई, ये दोनों रेज कैसी हैं? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्ज इनका इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा? पीछे मिलेगा ना? हाँ सर। यस कैसी इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज हो गई। ओके बेटा? वर्चुअल ओके बेटा, हाँ सर। कुछ कुछ तो क्लियर हो ना, ज्यादा पूरा समझ में नहीं, आधा अधूरा समझ में आया ना? हाँ सर हाँ सर। चलो
सर दीजिए ना। क्या बेटा? तो ये चीज थोड़ा सा अजीब था सर इनका कौन सा सर। चीज? तो ये जो सब पीछे चला गया। देखो भैया, ये जो रेज हैं असली में इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं सर। नहीं करेंगे। लेकिन हमने क्या बोला, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा उसको इमेज करेंगे। तो सर इमेज बनी कहाँ? बनी भी। बनी नहीं बोल सकते। वर्चुअल इमेज यहाँ बनी। क्यों बनी बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ, लेट्स से मेरी आईज है, तो मेरी आईज को तो ये रेज मिली ना। हाँ सर। मेरी आईज तो बोलेंगे ना यहाँ कुछ था, आया ना। हाँ सर। समझ में आई बात? वहाँ पे इमेज है। ओके बेटा। हाँ लेकिन कैसी इमेज है? उस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, इसलिए कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। ओके बेटा। रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जिंग है, इसलिए वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है। और बनती कब है? व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। ओके बेटा। सर। हाँ बेटा। हाँ सर, बोल रहे हैं कि उस तरफ में राइट हैंड साइड में हम लोगों का आई जब रह रहा है सर, तब हमको डिटेक्ट हो रहा है कि कुछ लाइट था वहां पर। पर सर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तब भी तो सर एक मिनिमाइज्ड इमेज दिखता है। नहीं तो दिखेगा। वहां पे नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट वहां पहुंची नहीं। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर सर। हाँ बेटा, बोलो। बोलो ना यार। चलो, तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज हल्का हल्का क्लियर हुआ। अब देखते हैं भैया, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये सब आप लोग पढ़े हुए क्लास 8 में? पढ़े कि नहीं पढ़े हो? हाँ सर। तो उसको एकदम एकदम स्पीड में निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक चैप्टर में 6 चैप्टर का सिलेबस कवर करना है। एक क्लास में 6 क्लास का चैप्टर सिलेबस कवर करना है ना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये अपने पास एक प्लेन मिरर, टक 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 टक, है ना। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है, टुक 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 टुक। यहाँ से लाइट आई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन ये रहा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन यहाँ हुआ, देखो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ आप ये कर रहे थे और यहाँ बोलो सर ये कैसे हो गया। सेम ही तो चीज है। हाँ हाँ सर। ये क्या है? इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल। किसने बोला इमेज है? मिरर ने बोला। मिरर ने बोला। समझ में आई बात? यस सर। यहीं पे अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट ही है ना। आया ना? सर हाँ सर। समझ में आया ऑब्जेक्ट इमेज का डेफिनेशन? हाँ सर। पर स्कूल में इतने फंडे लिखोगे तो क्या होगा? नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। समझ में आ गई बात? हाँ सर। पक्का? यस सर। ये इमेज कैसी होगी? तो बेटा हम इसको ज्योमेट्री लगा के प्रूफ कर सकते हैं। दिस इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट। ये सब हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना बेटा। डायरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लैटरली इन्वर्टेड होगी। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट और राइट इंटरचेंज। हॉरिजॉन्टल इन्वर्स। हाँ, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, इन सारे प्रूफ्स को भी करेंगे जब दोबारा पढ़ेंगे तो। और इस टॉपिक के बारे में खास तौर से चर्चा करेंगे, लैटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओके बेटा। हाँ सर।
हम ये Okay, सारी sir. चीज़ें प्रूफ करने वाले हैं, जितनी भी यहाँ है ना सारी चीज़ें प्रूफ करेंगे। ओके, वर्चुअल तो प्रूफ हो ही चुका है, ये है ना, बाकी चीज़ें भी प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? ये कब हुआ? जब ऑब्जेक्ट रियल है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल अब दूसरी बात, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम लोग जो भी इमेज बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे? रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे। ओके बेटा, ओके। हाँ सर। हाँ सर. चलो तो आगे देखते हैं फिर। स्फेरिकल मिरर्स, इनके बारे में भी हल्का फुल्का ज्ञान है ना आप लोगों को, क्लास 8 में। भूल गए हो क्या अलग बात है, पर पढ़ा तो था, यस सर, याद है। ठीक है। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? देखो भैया, एक ग्लास का स्फेयर लिया। किसका स्फेयर लिया? ग्लास। इसको यहाँ से ऐसे काट दिया। ये जो सेगमेंट बचा वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कनकेव मिरर जैसा दिखता ऐसा दिखेगा? अरे यार गलत हो गया। कनकेव कनकेव मिरर जैसा क्या थोड़ा ना दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, राइट? ऐसा ही दिखेगा ना? हाँ सर। अच्छे से Yes. बन नहीं रहा, रुको यार। ऐसा दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सर वो सॉलिड है अंदर से? सॉलिड नहीं है, हॉलो है। ओके सर। ऐसे दिखेगा ना, लेकिन हाँ सर। ये हॉलो हाँ। स्फेयर है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। अब देखो, इसमें ये अंदर वाला जो साइड बना है इसको क्या बोलेंगे? कनकेव साइड। क्या बोलेंगे? कनकेव बोलो। और इस साइड को क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। कन्वेक्स साइड। इसमें ये याद है या सोचना पड़ता है? याद याद है। तो याद है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद नहीं रहता हो, मेरे जैसे लोगों। तो मैंने क्या किया था, आप लोगों ने भी शायद वो किया ही होगा। क्या? ऐसा शेप बनाना, आया ना? ऐसा शेप बनाना। Yes, sir. ये देखो, खड्डा है ना, ये गुफा है, केव है, कनकेव हो Okay, गया। वो. और दूसरा वाला अपने आप कन्वेक्स हो गया, ठीक है बेटा। Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर. अब देखो, इसमें अगर मैं ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स साइड को पेंट कर दूं तो कनकेव मिरर बन जाएगा, कनकेव साइड को पेंट कर दूं तो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है। मिरर कैसा पेंट कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, सिल्वर कर दूं, पेंट नहीं होना चाहिए, सिल्वर कर दूं। अगर मैं कन्वेक्स साइड को सिल्वर कर दूं तो कनकेव मिरर बन जाएगा, कनकेव साइड को सिल्वर कर दूं तो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ओके बेटा। सर मार्करी पेपर देते हैं ना? हाँ सर इसमें मार्करी पेपर से कोटिंग करते हैं? हाँ, अब देखो यहाँ पर हमने सिल्वर कर दिया तो क्या बन गया? ये कनकेव मिरर बन गया। क्यों? क्योंकि भैया अगर इधर से सिल्वर किया तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ ना। लाइट इधर से आएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो कनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया तो कनकेव मिरर। और वहीं अगर उसी को मैंने इस साइड सिल्वर कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये Convex. कन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, होता कैसा है, ऐसा होता है, बनाते ऐसा है। क्योंकि इतनी मेहनत हर बार थोड़ा ना करोगे, करोगे क्या? बोलो। सर क्या? हर बार इतना ऐसे बनाओगे मिरर को? नहीं सर। नहीं सर. नहीं sir. मैं बना ये रहा हूँ, Curve बना दे. मैं बना ये रहा हूँ, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। ओके, तो कन्वेक्स मिरर समझ में आ गया? हाँ सर। इसमें ये आपका Yes. रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बात आती है डेफिनेशंस की। मैं डेफिनेशंस लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लोग बुक से देख सकते हो, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगा। देखो, ये मेरा स्फेयर था जिससे आपने ये मिरर बनाया, मतलब जो मिरर था उसका आपने स्फेयर कंप्लीट कर दिया, ठीक है।
ये स्फीयर का सेंटर है, पॉइंट को मैं कह देता हूँ लेट्स से सी। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं। पोल। इसका ये वाला जो डायमीटर है इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर, यस। ये जो सी और पी को जो जोड़ रहे हैं लाइन, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ऑप्टिकल ऑप्टिक सेंटर। एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस। होता क्या है कि ये जो मिरर है, ये मान लेते हैं उसका ऑप्टिकल एक्सिस है, ये पोल है। अगर कोई भी लाइट रे इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कन्वर्ज हो जाती है ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये सारी पैरेलल रेज आकर मीट करती हैं ऑप्टिकल एक्सिस को, उसका नाम क्या है? फोकस है। फोकस। फोकस आपका सेंटर और पोल के बीच बीच रहता है, एफ होता है। ठीक है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और एक प्लेन होता है ऐसा जो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास हो, उसको कहते हैं फोकल प्लेन। ये डेफिनेशन है, ध्यान रहेंगी। हाँ सर। एक बार मैं Yes, अंग्रेजी sir. में बोल दे रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। पोल क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। अपर्चर क्या है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। फोकस क्या है? ऑल द रेज all the incident rays parallel to principal axis meet the principal axis or appear to meet the principal axis, इस पे आऊंगा, meet the principal axis or appear to meet the principal axis at same point. This point is called focus. ठीक है सर। फोकल लेंथ क्या है? the distance between pole and focus is called focal length. और सर फोकल प्लेन क्या होता है? a plane that is perpendicular to optical axis and passes through focus is called focal plane. डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, मैंने आपको एक बार बोल के बता दिया। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाओ? अपर्चर का जब बोले सर डायमीटर के इक्वल होता है सर, हमेशा डायमीटर का इक्वल होता डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला मैं, डायमीटर ऑफ द स्फीयर नहीं बोला। है। ओके सर। आगे बढ़े, सारा का सारा क्लियर होगा ना डेफिनेशन? एक चीज मैंने बोला था फोकस के टाइम पे कि इधर अब या तो मीट करना चाहिए या फिर अपीयर टू मीट होना चाहिए। अपीयर टू मीट किसके लिए है? कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये इसका पोल है, यहां पर सेंटर होगा और फोकस यहां आएगा। क्यों? देखिए, जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी ऐसे, वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल कहाँ से पास होगा बेटा? सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ये नॉर्मल हो गया। जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है उसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, तो इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल के साथ, हाँ या ना? हाँ सर। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करता हूं, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये कहलाएगा फोकस। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? नो। तो फोकस यहाँ पे क्या लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट करी प्रिंसिपल एक्सिस को? नहीं, इट इज जस्ट अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस एट दिस पॉइंट। ऑप्टिकल एक्सिस, हाँ ठीक है। हाँ सर। दिस फोकस लाइज मिडवे बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बेटा,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। चलो, इसका आती प्रिंसिपल रेज। बेसिकली लाइट मतलब ऑब्जेक्ट अगर मुझे पता हो, इमेज की लोकेशन बतानी हो, तो उसके लिए हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम बनाते हैं? रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम बनाते हुए हम लोगों को कुछ ऐसी रेज की जरूरत होगी जिनको हम बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री यूज़ के बिना सिंपली ड्रॉ कर सकें, राइट? जिससे हम इमेज की लोकेशन निकाल पाए। कैसे बताता हूँ? उन रेज को जो हम इजीली ड्रॉ कर पाते हैं उनको प्रिंसिपल रेज कहते हैं। ऐसी टोटल 4 रेज होती हैं। कौन कौन सी? देखो सर, ये मिरर है, ये मान लेते हैं कनकेव मिरर है, लेट्स से ये पोल है, लेट्स से ये सेंटर है, और लेट्स से ये फोकस है। तो पहला तो ये हो गया था कि जो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। समझ में आई बात? तो फर्स्ट रे हो गई। सेकंड रे क्या होगी? इसका जस्ट उल्टा। सर अगर इंसिडेंट रे फोकस से निकल ली तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। ये हो गई सेकंड रे। थर्ड रे क्या होगी? तो थर्ड रे होती है ऐसी वाली कि सर ये मान लेते हैं पोल है, ये मान लेते हैं सेंटर है, ये मान लेते हैं फोकस है। एक मिनट, अगर इंसिडेंट रे सेंटर से पास हुआ तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर से पास होगी। क्यों? क्योंकि यही तो नॉर्मल है जो सेंटर से पास हो गई। हाँ सर। तो लाइट अगर नॉर्मल के लॉन्ग आएगी तो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, राइट? बोलो बोलो। Yes, sir. तो ये हो गई आपकी Yes, थर्ड sir. प्रिंसिपल रे। फोर्थ प्रिंसिपल रे बनानी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। क्या कहते हैं? अगर लाइट पोल पे इंसिडेंट हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस का अगर एंगल थीटा बना के इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्शन भी थीटा एंगल पे ही होगा। क्यों? क्योंकि पोल का नॉर्मल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ही तो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फोर्थ रे हो गई। ये फोर्थ रे बनाना थोड़ा ज्यादा मेहनत है बाकियों के मुकाबले, है ना? ये प्रिंसिपल रेज हो गई, इनका यूज करके आप बनाते हो। अच्छा, ये मैंने आपको कनकेव मिरर के लिए बताया। कन्वेक्स मिरर के लिए सिमिलर रेज आप कन्वेक्स मिरर के लिए खुद से बनाएंगे। ड्रॉ, ये आपका खुद का है। नहीं होता है तो अगर आपको दिक्कत होती करने में तो रेफर अ बुक, इसमें ये दे रखा हूं। ओके बेटा, कोई दिक्कत? इसको आता है रे डायग्राम। रे डायग्राम में बेटा काफ़ी सारे केसेस होते हैं। मैं आपको एक या दो केस करके दिखाऊंगा और बाकी के रे डायग्राम आपको खुद से बनाने होंगे। ओके बेटा? ओके, Okay, sir. इसमें केस 1 ले रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, रे डायग्राम का मतलब क्या होता है? हम लोग रेस का यूज करके, प्रिंसिपल रेस का यूज करके हम लोग पता लगाना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां पर होगा। समझ में आई बात? तो मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंसिडेंट रेस कैसे होंगी? पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? बोलो। क्योंकि इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन ही तो ऑब्जेक्ट है, और इंटरसेक्शन कहाँ पे? इंफिनिटी पर है, मतलब रेस कैसी? पैरेलल है, हाँ या ना? हाँ सर। तो जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है सारी की सारी फोकस से पास होती हैं। हाँ सर। हालांकि इसका एक और केस बनता है जिसमें रेस आपस में पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बना? फोकस में बना कि नहीं बना? हाँ सर। Yes, sir. तो ऐसे में क्या बना? इमेज कहाँ बनी? इमेज एट फोकस। इमेज कैसी है? रियल है कि वर्चुअल है? सर रियल इमेज। रियल है। क्यों? सर
रियल इंटरसेक्शन। जो रेज हैं रियल इंटरसेक्शन में जाते ही नहीं हो, जो Converge रेज कर रहे हैं। कन्वर्ज कर रही हैं। ये इमेज बेटा वैसे तो अगली जो लाइन उसका कोई मतलब नहीं है, बट हम लोग इन्वर्टेड मानते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे मतलब हम लोग मान रहे हैं कि हम सन की इमेज बना रहे हैं, हम स्टार की इमेज बना रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको रियल मानते हुए बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्वर्टेड लिखा जाता है, आप भी इन्वर्टेड ही लिखोगे। इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, देख लो ना, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट इमेज बन गई है ना, बनी कि नहीं बनी? हाँ सर। और रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड एट एफ हो गया, चार में से एक तो लोकेशन होती थी, ठीक है, समझ में आएगी बात? यस आगे बढ़े फिर। एक मिनट सर, लास्ट वाला कॉपी कर। यहीं लिख रहा हूँ, केस 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, मतलब सी के बियॉन्ड है, इसको बियॉन्ड सी भी लिखते हैं, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी देखो फटाफट। ऑब्जेक्ट है आपका लेट्स से ऐसा, ठीक है, ये बियॉन्ड सी है, इतना बड़ा नहीं बनाते, थोड़ा छोटा बना देते हैं, या थोड़ा दूर बना देते हैं, अगर नहीं थी पास में ज़्यादा बना दिया मैंने, ठीक है। इससे मैंने एक रेत वो वाली ली जो कि सेंटर से पास हो जाए, तो लाइट ऐसे जाएगी वापस ऐसे आ जाएगी, हाँ या ना, है ना, बोलो। Yes, sir. दूसरी रे मैंने वो वाली सिलेक्ट करी, चार में से दो सिलेक्ट करनी है, दो से आंसर आ जाता है। दूसरी रे मैंने वो वाली सिलेक्ट करी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा गड़बड़ हो गया। तो जो रे अगर इंसिडेंट और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन का कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। हाँ सर। तो इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ क्या हुआ? बिटवीन सी एंड एफ। कैसी है? रियल है कि वर्चुअल है? सर रियल है, इन्वर्टेड है। रियल है, रियल क्योंकि रिफ्लेक्टेड इज कन्वर्जिंग है इसलिए रियल है, और इन्वर्टेड है Inverted और Inverted डिमिनिश्ड है। है। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी है। हाँ सर। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? हाँ सर। पक्का ना? Yes, sir. बोलो। हाँ सर। चलो, ये दो केसेस हो गए, एक केस और ले लेता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रहेगा। बाकी केसेस आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो, एट सी का ड्रॉ कर सकते हो, बिटवीन सी एंड एफ होगा, एट एफ होगा, है ना। आगे बढ़ूं? यस सर। ये थर्ड केस नहीं है, ये सिक्स या सेवन्थ केस है, पर मैं थर्ड केस की तरह करा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इधर है आपका फोकस, इधर है आपका सेंटर, ये रहा आपका पोल। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं, एक तो मैं पता कैसे ड्रॉ कर सकता हूं इमेज, सर एक रे कौन सी सिलेक्ट करूंगा मालूम है? एक रे मैं वो वाली सिलेक्ट करूंगा दैट इज अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। समझ में आई बात? ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी कि नहीं जाएगी?
बोलो। हाँ सर। और अगर मैं अच्छा, तो इसको मैं अगर पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो ऐसा बन जाएगा। अगर मैं दूसरी रे सिलेक्ट करूँ जिसको मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो मैं डाल देता हूँ लेट्स से पोल पर, तो जितना एंगल पाई उतना एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ सर, जो वर्चुअल और एनलार्ज्ड होगा। समझ में आई बात? इमेज कैसी बनेगी? इमेजेस बिहाइंड द मिरर, कैसी है? रियल है कि वर्चुअल है? तो सर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, मतलब डाइवर्जिंग है, इसका मतलब वर्चुअल है, राइट? और क्या है सर, बोलिए। मैग्नीफाइड है, erect है। हाँ, मैग्नीफाइड लिख सकते हो या फिर एनलार्ज लिख सकते हो। मैग्नीफाइड भी लिखा जा सकता है, एनलार्ज भी लिखा जा सकता है, आपको जो इच्छा लिखा हो, ठीक है ना? और क्या है? इरेक्ट है। हो गया, है ना? हाँ सर। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। चलो कॉपी कर लो फटाफट। ये तो कनकेव मिरर के 3 केसेस करा दिए मैंने 6 में से। अब आएगा कन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। यस। चलो, अब आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का केस 1 होगा एट इंफिनिटी, आप लोग बुक से देख लेंगे। इसमें इमेज बनेगी एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? ये आप लोग बुक से देखेंगे। केस 2 है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब बोलोगे सर इसमें अलग अलग केसेस क्यों नहीं बने, बताता हूँ। ये आपका मिरर है, ये इसका पोल हुआ, यहाँ इसका सेंटर हुआ और यहाँ पर हो गया इसका फोकस। यही हुआ ना कहानी? अब ऑब्जेक्ट को आप केस क्या रखोगे, या तो इन्फिनिटी पे या फिर मिरर के सामने, और तो कोई केस ही नहीं ना, क्योंकि पोल फोकस सब कुछ तो पीछे है मिरर के, सब कुछ तो पीछे है ना मिरर के। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, एक ही केस बनता है इसमें इफेक्टिवली, वो तो इसी का एक्सट्रीम केस है। और क्या, केस 1 तो केस 2 का एक्सट्रीम केस है, राइट? तो लाइट कैसे आएगी यहाँ से? लाइट यहाँ आएगी ऐसी, एक लाइट तो मैंने वो ले ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। रिफ्लेक्शन का ऐसे चलेगी, कहाँ से? ऐसे आएगी जैसे कि फोकस से आ रही हो, है ना? दूसरी रे में काम करता हूँ, कहाँ पे डालूँ? या तो सेंटर पे डाल सकता हूँ, उसमें बड़ी मेहनत है, पोल पे गिरा देता हूँ। जो लाइट रे पोल पे गिरेगी सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी, तो पीछे की तरफ लेके जाते हैं, टक 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 टक, यहाँ बनी इमेज। इमेज कैसी होगी, रियल की वर्चुअल? तो सर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, डाइवर्जिंग है, इसका मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल है। कहाँ पर है? बिटवीन बिहाइंड द मिरर। ई एंड एफ। बिहाइंड द मिरर तो बहुत सारे केसेस है ना, पी और एफ के बीच में, एफ और सी के बीच में, है ना? कैसी है? तो डिमिनिश्ड है डिमिनिश्ड है। और इरेक्ट है। इरेक्ट है। समझ में आई बात, हाँ है ना? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि
कन्वेक्स मिरर का एक ही केस ही होता है। कन्वेक्स मिरर एक ही तरीके की इमेज बनाते हैं, कौन सी? वर्चुअल डिमिनिश्ड इरेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. कॉपी हो गया, फटाफट कॉपी कर लो। समझ में आ रहा है कि फास्ट हो रहा है? सर आ रहा है। स्पीड है हम्म, सर, स्पीड ठीक ही है। आगे बढ़े। Yes, sir. कन्वेक्स मिरर हो गया, राइट? हाँ सर। क्या होगा? हाँ, देखो, अगला मैं बात कर रहा हूँ लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस में भी सब कुछ बहुत चीज़ें सिमिलर होती है, तो आपको खुद से पढ़ना होगा। बट सिंपल सी बात क्या है, लेंस दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव लेंस कैसा होता है? ऐसा बनता कैसे? दो स्फेरिकल सरफेसेस से बनता है। कन्वेक्स भी लेंस भी दो स्फेरिकल सरफेसेस से बनता है, पर ऐसा होता है। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को अगर आप डिफाइन करने जाओगे, डिफरेंस करने जाओगे डेफिनेशन में, तो क्या बोलोगे? लेंस जो बीच से मोटा है और एजेस पे पतला है, क्या कहलाएगा? कनकेव कहलाएगा। और वो लेंस जो बीच से पतला है और एजेस पे मोटा है, क्या कहलाएगा? कन्वेक्स कहलाएगा। ओके बेटा? Okay, sir. हाँ सर। अब कनकेव के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, उस सब में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आपको बुक से ही देखना होगा अभी के लिए। पर ये लेंस के दो टाइप होते हैं। देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन सराउंडिंग, विच इज जनरली द केस। लेंस जनरली ग्लास का होगा, सराउंडिंग में एयर होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के आसपास होता है। ओके बेटा? तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा है, देन कनकेव लेंस इज कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। लेकिन अगर यहां उल्टा हो जाए,
तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग। प्रॉपर्टी भी उल्टा हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, समझो बात को, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, पहले इसको कॉपी करो फिर समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कन्वर्जिंग का मतलब क्या है। सर आपने डायग्राम उल्टा बना दिया है। हो, मैंने डायग्राम भी उल्टा बना दिया, नाम भी मैंने नाम एक्चुअली उल्टे लिख दिया। डायग्राम सही बनाया, नाम उल्टे लिख दिए, सॉरी सॉरी सॉरी। ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, ओके। यहाँ पे भी कन्वेक्स कनकेव, मैंने यहाँ नाम उल्टे लिख दिया, उस हिसाब से यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। दिमाग में तो फोटो है ना। थैंक यू बेटा, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यस सर, तो कॉपी हो गया। कॉपी हो गया। यस आगे बढ़े। यस यस सर। यस सर। देखो जरा क्यों कन्वर्जिंग है, और मतलब कन्वर्जिंग का मतलब क्या है। पहले कन्वर्जिंग का मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। जो उसका उल्टा होगा ऑटोमेटिकली डाइवर्जिंग हो जाएगा ना। जो अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं एक दूसरे के और लेंस से पास होने के बाद एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। समझ में आई बात, है ना। दो लेंस पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर दे वो कन्वर्जिंग है, ठीक है। और जो लेंस पैरेलल रेज को एक दूसरे से दूर दूर भेज दे वो क्या है, डाइवर्जिंग है, ठीक है बेटा। यस ओके सर। सर। तो सर अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल नहीं तो क्या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिफाइंड नहीं, बिल्कुल डिफाइंड है बेटा। मान लो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, बहुत बड़े एंगल पे आ रही है, तो जो कन्वर्जिंग लेंस होगा ना दो में से एक काम करेगा, या तो इनको पास पास में ले आए तब तो कन्वर्जिंग कहोगे ही कहोगे, है ना। हाँ सर। जो डाइवर्जिंग रेस को पास पास में ले आए वो तो कन्वर्जिंग कहलाएगा ही। लेकिन अगर ये जो एंगल है थीटा इसको ये घटा दे तब भी तो कन्वर्जिंग ही कहोगे ना बेटा। डाइवर्जिंग, सर। जो डाइवर्जेंस को घटा दे वो कन्वर्जिंग है, राइट। सर जो थीटा को बढ़ा दे वो डाइवर्जिंग। जो थीटा को बढ़ा देगा वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात। यस सर। अच्छा मुझे बताओ इस लेंस में रिफ्लेक्शन हो कितनी बार है, रिफ्रैक्शन हो कितनी बार है। दो बार हो रहा है। हम लोग ड्रॉ एक बार कर रहे हैं पर हो कितनी बार है, दो बार। कैसे बताते हैं, पढ़ूं आगे। सर एक बार आ रहा है एक बार निकल एक मिनट सर, एक जो डाइवर्जेंस को घटा दे वो कन्वर्जिंग है, जो कन्वर्जेंस को बढ़ा दे वो कन्वर्जिंग है, जो डाइवर्जेंस को बढ़ा दे डाइवर्जिंग है, जो कन्वर्जेंस को घटा दे वो डाइवर्जिंग है। ओके बेटा, हाँ सर। है ना। आगे बढ़े फिर। यस सर। तो अब क्यों कन्वर्जिंग है, तो देखो मान लेते हैं ये ग्लास का है, एक लेंस है, बड़ा लेंस बनाते हैं, ये ग्लास का लेंस है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन वगैरह आप लोग बुक से देख लोगे ना। यस तो बेटा और टॉपिक पढ़े हुए। हाँ बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं वो पढ़ाने गया तो जो मेन चीज़ पढ़ानी है ना आज उसके लिए आखिरी आधा घंटा बचा के रखा है, 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट के बाद मेरे को वहाँ जाना है, ठीक है। तो मेन टॉपिक है आज का। तो ये मेरे पास ग्लास का लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या हुआ,
कोई रे लेट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसा है ना, एंड लाइट इज मूविंग फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा मैंने पहले मेंशन नहीं किया, बट लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, और डेंसर का मतलब क्या होता है, जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब जहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो उसको डेंसर कहते हैं, जहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो उसको रेयर कहते हैं। और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आई बात? हाँ सर। और यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल ऐसा बनेगा। हाँ सर। लाइट अब क्या हो रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, क्योंकि यहाँ पे फिर से एयर है। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेंड तो करती है, बेंड करने का डायरेक्शन होता है। रेयर से डेंसर आते वक्त टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाते वक्त अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे लाइट पहुंच जाएगी, है ना, पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ओके बेटा, हाँ सर। रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। अब होता है कि हम लोग शॉर्ट में इसको एक बार ऐसे बना लेते हैं, हो गया काम खत्म। समझ में आई बात? हाँ सर। शॉर्ट में हम लोग ऐसा कर लेते हैं, पर कन्वर्जेंस कैसे हुआ समझ में आया? सिमिलरली यहाँ से जो रे आएगी उसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करके यहाँ यहीं फेंक देगा। कन्वर्ज हो गया कि नहीं हो गया रे? हाँ सर। तो ये कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग क्यों है, समझ में आ गया? ये सर। सिमिलर तरीके से sir. कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। ओके बेटा, किसी को दिक्कत है तो बता दो। नो चलो देखो, थ्योरी बुक से पढ़नी होगी, क्योंकि मैं एक क्लास में कुछ भी करके 6-7 क्लास का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं ना बेटा, टाइम की लिमिटेशन है। तो आगे बढ़े। यस सर। तो नेक्स्ट है इस आपका मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, दोनों एक साथ पढ़ने हैं। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है सर कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, समझ में आई बात? और लेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखो मिरर में मैंने फोकस अच्छे से डिफाइन किया, लेंस में डिफाइन नहीं किया है ना। तो लेंस का फोकस कैसे डिफाइन है पहले समझते हैं। मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद जहां जाके मीट करेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ओके, हालांकि लेंस के पास 2 फोकस होते हैं, एक ये वाला फोकस, ये कहलाता है फर्स्ट फोकस, ये कहलाता है F1 और F। सेकंड फोकस। तो F1 बोलेंगे, इसको F2 बोलेंगे। लेकिन प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, F2। प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, F2। मेन फोकस कौन सा है, F2 है। ओके बेटा, मतलब इस फॉर्मूले में जो F है ना वो ये F2 के लिए। ओके बेटा, ओके सर। अच्छा इन फॉर्मूलों में V, U और F का मतलब क्या है? तो अगर आप बुक में देखोगे तो लिखा होगा V होता है इमेज डिस्टेंस, मैं बोलता हूँ नहीं, इमेज डिस्टेंस। नहीं, V होता है पोजीशन ऑफ इमेज। होता ये है ना, इस फॉर्मूले में हम लोग V और U को अक्सर प्लस और माइनस दोनों पुट करते हैं, नेगेटिव भी पुट करते हैं। और क्योंकि लिखा होता है डिस्टेंस, हमें लगता है डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगी, है कि नहीं? सर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन है। क्या है, हाँ, पोजीशन। सर। U क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और F क्या है, पोजीशन ऑफ फोकस। अब सवाल ये उठता है सर कहाँ से मेजर किया गया ये पोजीशन, किसने मेजर किया, कहाँ से डिस्टेंसेस मेजर किए गए, है ना? समझ में आई बात?
कॉपी करो फिर Yes, बताते हैं इसको कॉपी करो फिर बताते हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर जो एफ है ना वो सेकंड फोकस वाला यूज हो रहा है, ठीक है बेटा। यस तो मैं एक बार, ये तो मैंने कन्वेक्स के लिए बताया, उसके बाद कनकेव के लिए बताना था, भूल गया। कनकेव के लिए एक बार बता देता हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगा। कनकेव के लिए क्या होगा, देखो अगर कनकेव लेंस है तो इंसिडेंट रे जो आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी, तो पीछे एक्सट्रापोलेट करोगे तभी वाला फोकस मिलेगा। दिस इज योर F2, दिस इज योर मेन फोकस। ओके बेटा, है ना, सर। ठीक है। मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में सिर्फ एक प्लस और माइनस का फर्क है। आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सर बढ़िया। देखो के बाद एक बार देखते हैं कि भैया सर ये यू वी एफ का मतलब प्रैक्टिकली है क्या। देखो लेट से ये मेरे पास एक लेंस है, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज बनी, इमेज इन्वर्टेड बनी है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यू है, तो यू क्या है देखिए जरा, मैं ओ से ये जो पोजीशन है ये यू है, और ओ से ये जो इमेज की पोजीशन है ये वी है। समझ में आई बात। पोजीशन कहाँ से मेजर की जा रही है, ओ से मेजर की जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जा रही है। इन केस ऑफ मिरर कहाँ से मेजर किया जाएगा, पोल से मेजर किया जाएगा। लेट से इधर मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लेट से इमेज बना, तो ये मेरा यू होगा और ये मेरा वी होगा। समझ में आई बात, आया ना, समझ में आया। हाँ सर। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए एक राइट में एक लेफ्ट में, किसी न किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये x2 है और ये x1 है तो u कितना हो जाएगा, -x1 होगा, v कितना हो जाएगा, +x2 होगा। ये मान लीजिए x1 है, ये लेट से x2 है, तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा, -x1, और v कितना होगा, -x2। क्या चल रहा है अभी, साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं उसके बाद क्लियर होगा, ठीक है। तो कॉपी नहीं करना, सिर्फ बता रहा था एक बार। फॉर्मूले में u और v की वैल्यू डालने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक साइन कन्वेंशन है, u, v और f तीनों की। साइन कन्वेंशन एक बार दिखाइए ना। प्रीवियस पेज मैंने बोला कॉपी नहीं करना, इसके बाद समझ में आएगा, फिर दिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। साइन कन्वेंशन क्या है, सबसे पहला तो ऑल डिस्टेंसेस या पोजीशन आर मेजर्ड along प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम, कहाँ से, पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर, जो भी ले लो। समझ में आई बात। यस मिरर के केस में पोल, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर कहता हूं उसको। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, डिस्टेंसेस मेजर्ड along the direction of incident rays are positive and opposite to incident ray is negative, ठीक है।
फॉर हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, द हाइट above principal axis is positive and below principal axis is negative. समझ में आई बात? हाँ सर। थोड़ा राइटिंग को देना, जल्दी जल्दी बहुत फास्ट लिख रहा हूँ मैं, हालांकि कोई मतलब नहीं, आप तो स्लो ही लिखोगे। इनका मतलब अभी समझाता हूँ। डन सर। डन। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके स्कूल में भी कवर हुआ होगा जिन लोगों का एग्जाम्स है, तो आप Yes, थ्योरेटिकल sir. पोर्शन को आप मेरे ख्याल से मोरलेस आपको ठीक ठाक सा आता होगा, पर जो न्यूमेरिकल पार्ट है वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं न्यूमेरिकल पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वही अभी चल रहा है। क्या है देखिए, ये लेट से मेरा मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। लेट से ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी सर? जो लाइट यहाँ से ऐसे आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, तो इमेज जब भी बनेगी इस लाइन में बनेगी, हाँ है ना? लेट से सर यहाँ पे इमेज बनी, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। तो साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है कि सारी डिस्टेंसेस को मेजर करो कहाँ से? पोल से। ये तो ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस मेजर नहीं करोगे, पोल अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर करोगे। मतलब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। फिर बोलोगे कि लेट्स मेजर दिस लेंथ, लेट्स से दिस लेंथ इज x1 and let's measure this length, let's say this length is x2, ठीक है, समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? x1 है, इमेज का डिस्टेंस कितना है? x2 है। समझ में आया? ये टेढ़ी वाली डिस्टेंस मेजर नहीं होगी। पहली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। चलो दूसरी बात, ये जो x1 और x2 है, इसमें भी एक साइन कन्वेंशन होगा, किसी को प्लस लेंगे किसी को माइनस लेंगे। उसके लिए क्या जवाब है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन एज पॉजिटिव। देखो अगर मिरर ये वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, तो इंसिडेंट रे तो ऐसे ही आएगी ना? हाँ सर। ऐसे आ सकती है क्या? सर काम नहीं होगा उससे कुछ। रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, हाँ सर। तो इंस्ट्रूमेंट काम का ही नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट काम करनी तो ऑब्जेक्ट क्या, इमेज क्या, है ना? समझ में आई बात? इंस्ट्रूमेंट को उस लाइट से मतलब ही नहीं है। ओके, अच्छा इंसिडेंट रे ऐसे आ सकती है क्या? सर इंसिडेंट कैसे होगी सर? ये तो यहाँ चली जाएगी, है ना? बोलो। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका मतलब हम लोग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। पोल से मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो राइट को पॉजिटिव लेंगे। समझ में आई बात? इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव लेंगे। समझ में आया? इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही, इंसिडेंट रे उस तरफ पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है उससे मतलब नहीं है, इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है। राइट की तरफ जा रही है तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है बेटा? हाँ। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, u कितना है, u कितना है सही है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है पोल से? सर x1 माइनस x1। माइनस x1 p कितना है? माइनस x2। समझ में आ गई बात? सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा? अब मान लो इसका फोकस जो है वो यहाँ पर है, ये रहा लेट्स से इसका फोकस। फोकस का पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं,
लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज x3। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -x3। -x3। समझ में आई बात? और इसका बाद फॉर्मूला लगाओगे Yes. 1/v + 1/u = 1/f। 1/f। ओके बेटा, जहाँ f v की हाँ वैल्यू सर। -x2, u की वैल्यू -x1 और f की वैल्यू -x3। ओके बेटा, हाँ सर। Yes sir. साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ Yes सर। sir. हो गया. हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. लेंस के केस में यही काम करते हैं, काम करता हूँ लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस ही ले रहा हूँ, कनकेव लेने का मन था पर कन्वेक्स ले रहा हूँ। लेट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, या ये ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए लाइट यहां से कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, राइट? लाइट ऐसे जाएगी ना, बोलो। Yes, sir. तो इसका फोकस कहाँ होगा लेंस का? अच्छा, लाइट इधर जाएगी तो उधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, है ना? आया ना? हाँ सर। अच्छा, लाइट इधर जा रही है तो फोकस किधर है लेंस का? प्रिंसिपल फोकस। वैसे तो इसके दो फोकस होंगे, एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा। उस तरफ होगा। इसका फोकस होगा यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस होगा यहाँ पर। दिस इज योर f2। ठीक है बेटा, एंड लेट से इसकी इमेज बनती है यहाँ। ओके, योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज। तो ऐसे में मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है x1 है, ये वाला डिस्टेंस लेट से x2 है, और ये वाला डिस्टेंस लेट से x3 है। तो हम क्या बोल सकते हैं? u कितना होगा बताइए? -x1 u होगा -x1। v कितना होगा? plus x2 2 + x3 और f कितना होगा? सर +x2। फॉर्मूला क्या होगा? क्या बेटा, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? Sir, आया. हाँ सर आ गया सर सर। आया सर। ये कन्वेंशन लगाने के बाद ये फॉर्मूला लगाओगे तभी आंसर सही आने वाला है, अदरवाइज आंसर बेकार आएगा। ओके बेटा, Okay, sir. साइन कन्वेंशन के बिना इस फॉर्मूले का कोई लॉजिक ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं, बिल्कुल घटिया और वाहियात फॉर्मूला बिना साइन कन्वेंशन के ही, मतलब कुछ आंसर देगा ही नहीं, सब गलत आंसर देगा। ठीक है बेटा, ओके। Okay, sir. अच्छा, लेट से ये y1 है और ये y2 है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? तो y1 > y2। हाइट ऑफ इमेज कितना होगा? ओके बेटा, हाँ सर। ऐसे में एक और चीज होती है, मैग्निफिकेशन। हाँ सर। Magnification is defined as height of image by height of object, hi/h0। hi by ho। ठीक है, height of image upon height of object। समझ में आई बात? ओके, हाँ सर। Yes sir. यहाँ तक किसी को आपत्ति है तो बता दो, कोई और बाकी चीजें बाकी हैं? और sir. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, फॉर मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, एंड फॉर लेंस मैग्निफिकेशन का मतलब होता है +v/u। ठीक है बेटा, मुझे बताइए इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये कौन सी में? जो डायग्राम बना रखा है उसमें
पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव है क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, उनका रेशियो नेगेटिव हो जाएगा। मैं इसको फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ कैसा? फॉर्मूले में तो प्लस लिखा हुआ है ना? क्या बात है? तो माइनस है। क्योंकि v तो पॉजिटिव है बट u नेगेटिव हो गया तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। आया ना? याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा। याद रहेगा? ठीक है, फिर हम लोग 2 या 3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की थ्योरी हो गई है। उसके बाद मैं आज की क्लास खत्म करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जैसे अच्छा एक और चीज़ बची है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कितना होता है बेटा? इज डिफाइंड एज पावर p इज इक्वल टू 1/f बट f मस्ट बी इन मीटर्स। सर डायोप्टर में मेजर करते हैं। हाँ, तो पावर की यूनिट क्या आएगी? डायोप्टर में आएगी या फिर मीटर इनवर्स में आएगी। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f बट f उसमें किस में यूज़ करोगे? हमेशा ही मीटर में यूज़ करोगे। पावर कौन सा? वो तो आपको आंखों में चश्मा लगता है ना, उसका पावर होता है ना। तेरे आंखों का, तेरे चश्मे का पावर कितना, तेरे चश्मे का पावर कितना, पता है? बात करते हो कि नहीं करते हो कभी एक दूसरे से? हाँ वही पावर है ये, ठीक है। क्या होता है? 1/, फोकल लेंथ होता है। ओके बेटा? सर मिरर के केस में भी पावर डिफाइंड है, आपकी सिलेबस में नहीं है बट उसका फॉर्मूला क्या होता है? -1/f। फिर ना हर जगह एक माइनस का लफड़ा मिरर फॉर्मूले में और लेंस फॉर्मूले में, है ना? समझ में आई बात? यस सर। देखो और भी फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस में पर मैं उसमें जा नहीं सकता। मैं आपको जो बेसिक मेन चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ। फिर 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा आज कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? आगे बढ़े। अच्छा एग्जाम किसका है? रेज योर हैंड। किसका एग्जाम? खुशी। और भी कोई था ना? गूगल से एग्जाम ही खत्म हो गया। तो खुशी एक बात बताओ, समझ में आया जो हो रहा है क्लास? उससे कुछ हेल्प हुई कि नहीं हुई? यस सर, हेल्प हुई है। थ्योरी तो क्लास में हुआ था पहले, हाँ स्कूल वाले क्लास में, और हाँ। आपने यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह भी क्लियर कर दिया तो समझ आया है। ठीक है ठीक है, चलो फिर क्या नाम है, अब फिर वो कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर in front of a mirror of focal length 20 centimeter to obtain a real image on a screen. Find the distance of screen from the mirror. चलो क्वेश्चन कॉपी हो गया? यस सर। क्या कह रहा है ये? ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर रखा है मिरर के सामने, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख दूं u इज इक्वल टू 30 और f इज इक्वल टू 20 लिख दूं? आया ना? अगर आप ये करोगे ना तो आज की क्लास का कोई फायदा नहीं हुआ। सर मीटर में करना पड़ेगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो तो जब पावर निकाल रहे हो तब मीटर की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है? तो सब कुछ कन्वेंशन लेना पड़ेगा, कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ये नहीं करना होगा। क्या करेंगे? पहले सब कन्वेंशन से पहले पता क्या, डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए कुछ नहीं होगा। अच्छा लफड़ा हो गया, क्वेश्चन ने बताया नहीं गया लेंस कौन सा है, कनकेव है कि कन्वेक्स है? सर कॉनकेव ही होगा, कॉन्वेक्स से रियल नहीं होगा। हाँ, सबसे पहली बात नोट करेंगे क्या, रियल इमेज है ना, का मतलब कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर होगा। इस तरीके का रिजल्ट बेटा आप लेंस में भी बना लीजिएगा, ठीक है? कन्वेक्स मिरर हमेशा एक ही तरीके की इमेज बनाते हैं। कौन सी? कौन सी?
लेंस में। कन्वेक्स मिरर, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, राइट। हाँ सर। देखो 4 तरीके की इमेज हो सकती है, रियल, एनलार्ज्ड, रियल, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और एनलार्ज्ड, वर्चुअल, डिमिनिश्ड। और कुछ हो सकता है क्या? इसमें से सिर्फ ये वाली जो इमेज है ना, वो हमेशा कौन बनाएगा? कन्वेक्स मिरर बनाएगा। और ये वाली हमेशा कौन बनाएगा? कनकेव मिरर। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो Yes. सिर्फ और सिर्फ इमेज की टाइप से आप बता सकते हो मिरर कौन सा, राइट, है ना। एक और बात ध्यान रखना, रियल हमेशा ही इन्वर्टेड होगी, हालांकि ये बाद में हम गलत भी प्रूफ कर देंगे, बट अभी के लिए क्लास 10th के लिए रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा। इसको साइड में कॉपी कर लो, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा क्योंकि ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, ये मिरर के लिए है, लेंस के लिए सिमिलर रिजल्ट खुद से बनाना होगा। समझ में आई बात? वैसे वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ कन्वेक्स लेंस आ जाएगा, यहाँ कनकेव लेंस आ जाएगा। क्या कहना चाहिए, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ सर। जितने भी केसेस आप देखोगे इसमें आपका हमेशा रियल इमेज जो होगी इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। जितने भी केसेस आपकी बुक में दे रखे हैं सब में यही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं मैं। यस सर। ओके, तो मेरे पास इस चीज का यूज करते हैं, बोल सकता हूँ मिरर कौन सा है, कनकेव है। अब मैं डायग्राम बना पाऊंगा। इसके मैंने डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है ना सर, मिरर बनाया कौन सा, कनकेव बनाया कि कनकेव बनाया, कन्वेक्स बनाया, पता नहीं चल रहा है ना, है ना बेटा। तो अभी कौन सी बनाएंगे, अभी कौन सी बनाएंगे, कॉनकेव। कनकेव बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम, कनकेव मिरर, उसके सामने, अच्छा ये पोल है, इसके सामने हमने 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का फोकस किधर होगा, लेफ्ट की राइट में, लेफ्ट में होगा ना। हाँ सर। और इमेज की लोकेशन बतानी है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे u कितना सर, -30 सेंटीमीटर, v की, अच्छा v तो निकालना है, f कितना, तो -20 सेंटीमीटर। समझ में आया? 20। क्यों? बिकॉज इंसिडेंट रेज तो ऐसे आने वाली हैं, तो इधर की तरफ प्लस हो गया, इधर की तरफ माइनस हो गया, दोनों नेगेटिव है। ओके बेटा, ओके सर। अब क्या करेंगे, हाँ सर। 1/v + 1/u 1/f लगाएंगे। यहाँ देखो दूसरा कंफ्यूजन होता है, मिरर फॉर्मूले की जगह लेंस फॉर्मूला लग जाता है, लेंस की जगह मिरर लग जाता है गलती से, तो ध्यान रखेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट v = -60 सेंटीमीटर, मतलब स्क्रीन कहाँ रखोगे, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? क्लियर है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले डायग्राम। अब डायग्राम बनाने में देखो, ये जो मैंने बताया ना कनकेव मिरर है कि नहीं, ये नहीं बताया नहीं गया, ये जनरली आपके स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है। मिरर का टाइप ही नहीं बताया जाए, ये जनरली आपके स्कूल में नहीं आएगा। ओके बेटा, ओके सर। बट हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। मैंने पहले ही क्वेश्चन में वैसा दे दिया जिसमें मिरर का टाइप बताया नहीं गया, आपको खुद से सोचना पड़ा, रियल इमेज है मतलब कि कनकेव मिरर, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायग्राम बनाएंगे, साइन कन्वेंशन लिखेंगे, यू वी एफ जो भी दे रखा होगा उसको लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? हाँ यस सर। चलो फिर अगला एग्जाम्पल, a concave lens of focal length
40 centimeter forms an image at a distance of 20 centimeter. Find the object distance. समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो कनकेव लेंस दे दिया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यार, लेंस का टाइप सोचना नहीं पड़ा। उसका फोकल लेंथ भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फोकस यहाँ पर है, कितना है, 40 सेंटीमीटर का। फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अरे यार ये इमेज बनाएगा कहाँ पर, ये आगे बनाएगा कि पीछे बनाएगा? जवाब ये है पीछे। कि हमेशा ही पीछे इमेज बनाएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है। ओके, हाँ सर। वहां पर जो काम कन्वेक्स मिरर करता है, यहाँ पे वही काम कनकेव लेंस करता है। लेंस करता है सर। ठीक है, हाँ सर। तो इमेज इधर बनाई, ये आपका इमेज है। ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अच्छा पहले देखेंगे यू, साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन बताइए क्या कैसा आएगा। ऑब्जेक्ट इधर है ना, लाइट इधर जाएगी, इधर की तरफ प्लस, माइनस। यू कितना पता नहीं, वी कितना, -20, एफ कितना, -40। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आया ना? नहीं भाई ये गलत है ना, लेंस से आ गए, माइनस लगेगा फॉर्मूले में, राइट? हाँ सर। अब क्या करेंगे, 1/-20 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-40। दैट मीन्स 1/u इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/-20 माइनस 1/20, राइट? दैट इज इक्वल टू -1/40। दैट मीन्स u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, मतलब x कितना है, 40 सेंटीमीटर, राइट? तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रॉम द लेंस। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? क्लियर है सर। इजी है कि आसान है? ज्यादा ही। आसान है। आसान है ना? आसान है। ठीक है। सर आज क्रैश कोर्स हो गया। दिखाता है फास्ट ट्रैक। है ना? एक और क्वेश्चन करना है? हाँ सर। चलो, a mirror of focal length 40 centimeter forms an image twice an inverted image. The size of, काम करते इन्वर्टर हटा दो, twice the size of object. Find the object
डिस्टेंस। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ फिर से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन का बोले थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा डिफिकल्ट। क्या बोला है, इट फॉर्म्स, फोकल लेंथ दे दिया है और बोला है कि इट फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन कितना है, 2 है। सर मैग्निफिकेशन से निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन कितना है, 2 है। हाँ सर, नहीं, मैग्निफिकेशन -2 भी तो हो सकता है। 2 केसेस बनेंगे। देखना पड़ेगा। कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे, 2 आंसर आ सकते हैं इसके। समझ में आई बात। Yes, हाँ sir. सर। अब देखो मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या हो गया, इरेक्ट है एंड एनलार्ज्ड है। हाँ सर। तो लेंस मिरर कौन सा है, कनकेव की कन्वेक्स। सर कॉनकेव। कैसे, सर एनलार्ज बोले। एनलार्ज्ड है इसलिए कनकेव है। मैग्निफिकेशन -2 है मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड है एंड एनलार्ज्ड है, मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड मतलब रियल हो गया तो कनकेव ही रह हाँ गया। सर। दोनों केस में कनकेव ही है, चाहे m+2 हो चाहे m-2 हो, मिरर आपका कनकेव ही रहने वाला है। ओके बेटा, हाँ सर। ओके। तो अब देखो डायग्राम बना लेते हैं। कनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन +2 मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज मतलब वर्चुअल बनेगी ना, हाँ सर। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, यस सर। वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब फोकस यहाँ हो। केसेस ध्यान रखने का फायदा होता है सब, ठीक है। यस सर। आपको दिया गया फोकल लेंथ कितना, 40 सेंटीमीटर है ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इधर की तरफ प्लस है, इधर की तरफ माइनस है। सबसे पहली चीज आप क्या लिखोगे, f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। u और v दोनों दिया ही नहीं क्या, दिया क्या क्या, सर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन दिया गया। मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1 बाई। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2 है, मतलब कि -v/u इज इक्वल टू 2 है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये था ना। हाँ सर। इसका मतलब v कितना हो गया, -2u। ये दो चीजें पता है ना, फॉर्मूला लगा दें। हाँ सर। 1/v मतलब -2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मतलब -40। तो सॉल्व करोगे तो u कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, जो कि हमारे केस का एकदम परफेक्टली फिट बैठ रहा है, हाँ या ना। बोलो। Yes, sir. सेकंड केस सॉल्व करते हैं। लेंस तो अभी भी कनकेव है, सर मिरर तो अभी भी कनकेव है। यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ हो गया लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला गया है मैग्निफिकेशन -2 है, मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड एनलार्ज्ड कब बनता है, इस केस में बनता है, ध्यान रखना। सेम साइड। खैर इसकी जरूरत भी नहीं है डायग्राम की, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। इसमें भी फोकल लेंथ कितना, माइनस, इनफैक्ट इस डायग्राम के बिना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने डायग्राम का कहीं यूज किया क्या, नहीं ना। नहीं। f इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, -40 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 40 सेंटीमीटर। m आपने -2 लिया, मतलब कि -v/u इज इक्वल टू -2, v इक्वल्स टू 2u। तो ये आपका सेकंड डेटा हो गया, आपका फर्स्ट डेटा हो गया। फॉर्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u, 1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/40। दिस इम्प्लाइज 3/2u इज इक्वल टू 40, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। इमेज कहाँ बनेगा, -120 पे। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ सर आ गया। पक्का।
यस सर तो पक्का। चलो फिर इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। ओके, अब बेटा आपका न्यूमेरिकल में तो मेरे ख्याल से नंबर नहीं कटना चाहिए, हालांकि अब ध्यान देना है लेंस वाला न्यूमेरिकल मैंने ज़्यादा नहीं कराया, हालांकि मिरर का भी 2 कराया, लेंस का 1 कराया, राइट। बट फिर भी थोड़े न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना, हो जाएगा। थ्योरी एक बार पढ़ के जाओगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाओगे तो टेस्ट में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में मैं मिरर नहीं, मैं ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ऑप्टिक्स में दोबारा से पढ़ाऊंगा। अभी मैंने एक क्लास में पढ़ाया, एक क्लास में इतना कवर किया, तो 6 क्लास में कितना होगा, है ना? 6 टाइम्स होगा। ठीक है, हाँ 6 टाइम्स होगा, ठीक है। चलो